बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, आबिद शाल हाज़िर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान है एक सवाल। और इस एक सवाल के साथ आज मैं साथ हूँ जनाब मोहम्मद आसिम भट्ट के। सर बहुत शुक्रिया आपकी नवाजिश। सवाल मेरे जहन में जो है वो आपके और अपने बारे में, और ये जहाँ हम बैठे हैं इसके बारे में, और अपने उन दोस्तों के बारे में, अपने उन बुज़ुर्गों के बारे में, अपने उन असातिज़ा के बारे में जो इसी तरह की मेज़ों पर कुर्सियों पर बैठकर हमारी तालीम फरमाते रहे और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, इसके बारे में है। सवाल ये है कि ये जो अदबी महफ़िलें, इनफॉर्मल यानी गैर रस्मी अदबी महफ़िलें जो हुआ करती थी, जिनमें लोग बैठते थे, जिनमें सिर्फ़ अदब के लोग नहीं बल्कि जो सामईन क़ारीन होते थे और आर्ट के दूसरे शोबों से वाबस्ता जो लोग होते थे वो भी बैठते थे, आहिस्ता आहिस्ता इनका रिवाज मफकूद हो गया और निस्बतन ज़्यादा पुरतकल्लुफ़ मुलाकातें वो आ गई एक तरफ, फ़ंक्शंस जिनको कहते हैं तकारीब, वो ज़्यादा होने लग गई। और ये एक ऐसे दिमाग के साथ बैठना जहाँ पर आप कोई काम करने के लिए नहीं आए हुए, जहाँ पर आप कुछ सोच कर नहीं आए कि आप क्या करेंगे, इसके बैठने में और उस बैठने में एक बुनियादी फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। तो इन महफ़िलों के ख़त्म होने से या कम होने से हमारा जो मजमूई अदबी सूरत हाल है उसमें क्या फ़र्क पड़ा है, ये है बुनियादी सवाल। बहुत। और शेर मेरा एक था, अपना शेर सुनाना वैसे तो एक बुरी बात है, लेकिन चूँकि बिल्कुल मुतल्लिक़ है शायर को हाँ, तो आप, चूँकि आप और मैं ही बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा कि लगेगा कैसे तमाशाए शेर व शब गर्दी, लगेगा कैसे तमाशाए शेर व शब गर्दी, अगर दिमाग ना अपना बवक्त शाम फिरे। कि शाम के वक्त को दिमाग फिरता है तो शेर का और शब गर्दी का तमाशा लगता है। तो ये जो दिमाग हमारे दुरुस्त हो गए हैं और फिर नहीं रहे, इससे क्या फ़र्क पड़ा है? देखें, ये जो आपने शाम की बात की ना, ये वक्त के का शऊर जो है, वक्त के बारे में, दिन के मुख्तलिफ़ औक़ात हैं और हर वक्त के साथ एक ख़ास तरह की कैफियत जुड़ी हुई है। अच्छा, इसका शऊर मेरा ख़्याल है कि तारीख़ में हमें हर कौम में मिलता है। एक और शेर भी मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, वो है हमारे दोस्त अली अरमान का। अच्छा। और मैं बहुत याद करता हूँ इस शेर को और इस शेर के साथ फिर अली अरमान को। और वो ऐसा है, यानी इसी मौजू से मुतल्लिक़, आग कोई न लगाए तो गज़ब होता है, आग कोई न लगाए तो गज़ब होता है, शाम का वक्त चिरागों पे अजब होता है। ये शाम का वक्त है, चिरागों को इस वक्त आग लगानी पड़े, उनके अंदर ये सुलगन की ख्वाहिश पैदा होती है। मुझे जावेद अनवर का शेर भी याद है जी, मुझे एग्जैक्ट उसके वर्ड्स याद नहीं है, लेकिन शाम है इसको शाम रहने दो, जी, इस तरह कुछ उसका मिसरा है। तो ये शाम को बाहर निकलना रहने दो। हाँ, अच्छा है, इस तरह इसको शाम रहने दो। हाँ, शाम रहने दो। तो देखें, ये जो वक्त का तस्वुर है ना, दिन के मुख्तलिफ़ औक़ात के साथ इंसानी जज्बात और कैफियत जो है मुख्तलिफ़ होती हैं। ये शऊर ना सिर्फ इंसानों में है बल्कि जानवरों में भी। आप देखें, शाम जब आती है तो उसका मतलब होता है कि एक नया दिन चढ़ रहा है। जैसे तो वो जो एक पूरा दिन आपने गुजारा होता है, एक बहुत प्रैक्टिकल लाइफ का दिन गुजारा होता है, उसका एक बोझ है, बिल्कुल सही, वो उतारने के लिए शाम का वक्त, क्या बात है, क्या बात है, कैसी शाम की ख़ास एक्टिविटी होती है। वाह, और उसका मकसद ये होता है कि आप उस बोझ को उतारें ताकि आप रात को ज़्यादा बेहतर तौर पे ज़्यादा ताकत के साथ इस्तेमाल करने के काबिल हो सके। एक तो ये वजह क्या है। बात है। तो अब देखें, ये जो वक्त का की डिवीज़न है, ये चूँकि आपका एक ख़ास इलाका है शौक़ का, मौसीकी, उसके हवाले से बात करेंगे कि वैसे तो आप देखें कि अब ये रात का आगाज़ है, तो ये एमन का वक्त है फ़र्ज़ कीजिए, लेकिन आप इसमें बहरों भी गा सकते हैं, सुबह का राग। लेकिन जो गवैये हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको पता है कि बहरों की जो सरगम है और जो एमन की सरगम है, उनकी तासीर मुख्तलिफ है, ऐसे उनकी बंदिशें जो हैं उनकी तासीर मुख्तलिफ है। ऐसे इसी तरह रात का आधी रात का वो तासुर पैदा नहीं हो सकेगा, नहीं पैदा हो सकता, वो कैफियत पैदा नहीं हो सकती। तो दिन के वक्त के साथ रागों की कैफियत जुड़ी हुई है। इसी तरह से राग जो है वो इंसानी कैफियत से जुड़े हुए हैं।
इन औकात के बदलने से इंसान के मिजाज के अंदर भी तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। ऐसे ये बहुत अहम बात है। और शाम का जो वक्त है वो तो मैं एक बात कहा करता हूँ कि मैं अपनी शाम और अपनी छुट्टी का कि इस तरह हिफाजत करता हूँ जैसे कभी ख़वातीन अपनी इस्मत की हिफाजत या गैर शादीशुदा अपनी इस्मत की हिफाजत करती थी। तो मकसद तो यही कहने का है कि शाम का एक ख़ास मिजाज है और आपको उसके साथ अब देखें यानी इससे मुझे लगा कि मतलब एक कीमती चीज़ है ये कीमती चीज़ है, ये बहुत कीमती चीज़ है जिसको हम एक तरह से यानी उसकी जो कीमत है जाने बगैर यानी सर्फ कर देते हैं या ज़ाया कर देते हैं या उससे अगमाज बरतते हैं। जो देखें महज़ब कौमें हैं ना, मसलन आप ब्रिटिश की मिसाल में तो उनके यहाँ तो शाम का लिबास मुख्तलिफ है। क्या बात है। उनके यहाँ शाम की एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ है। वो ड्रिंक शाम को करते थे, दिन में नहीं करते थे। तो ये भी इनका ये तहज़ीब का हिस्सा है। तो वो इस बात को ज़्यादा मतलब इस वक्त को गुजारने के आदाब है इसके। तो शाम के अपने आदाब। तो एक तो मामला ये है। तो अदब में ये हुआ कि शाम हुई और लोगों ने अपने दिन का बोझ उतारने की तैयारी शुरू की ऐसे और आके वो बैठ गए। जिस तरह परिंदे वापस लौट आते हैं तो वो शाम के वक्त परिंदों का लौट आना भी जो है वो दिन की पूरी एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद एक नए दिन के तुलू का इशारा, नया वक्त शुरू हो गया और उसमें मुआशी सरगर्मी जो है ख़त्म, उससे जान छुड़ानी चाहिए। और उसका जो बोझ है उतारने के लिए फिर आपको ज़रूरत होती है एक ऐसे फ़रार की, उस सारे पूरे दिन की एक्टिविटी से फ़रार की कि ताकि आप एक नए उस फेज़ से बाहर निकल सकें। इसके लिए शाम को ये जो है नशे भी लोग करते हैं ऐसे, ये भी एक मामला है। बैठना वो भी एक तरह की एक नशा वाली कैफियत है कि आप बैठते हैं, दोस्तों के साथ गपशप करते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि बगैर किसी मकसद के बैठना, ये असल वो कैफियत। हाँ, ये मैं गुजारिश करने लगा था कि मतलब हमने यानी ये तो है कि वक्त शाम का वक्त है और मुआशी सरगर्मी से बाहर निकल के, लेकिन इस सरगर्मी का गैर मुनज़्ज़म और गैर रस्मी होना, इसकी क्या अहमियत है कि मतलब हम ये भी तो कर सकते हैं कि भाई हम शाम को रोज़ाना एक ख़ास तरीके से एक ख़ास महफ़िल करें, बैठें, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है आप दिमाग में कुछ लेके आएंगे कि आज ये करेंगे या ये कुछ तैयारी, उसके लिए भी ज़रूरत है। खालीपन के साथ आना, अपने दिमाग को खाली, इसकी क्या अहमियत। हर तैयारी से अपने आप को, हर तंजीम तरतीब मामूल से हट के कुछ वक्त गुजारना। जैसे आप देखें जो एक जो अच्छा बाउलर है वो उतना ही पीछे जाता है, उतना ही आगे बढ़ने से पहले वो उतना पीछे जाता है। तो ये उसका जो बैक लोग है, पीछे आना जो है, ये आगे जाने की तैयारी है। क्या बात है। ये जो एक बग़ैर किसी तैयारी के, बग़ैर किसी मौजू को ज़हन में रखे हुए, बग़ैर किसी मकसद के बैठना और एक तरह से वक्त को सर्फ करना बग़ैर किसी ख़ास मकसद ज़हन में रखे हुए, ये एक बामकसद रात गुजारने का की एक तैयारी है। क्या बात। लेकिन इसकी सिर्फ इतनी अहमियत नहीं है। जब हम इसकी बात करते हैं तख्लीक़कारों के हवाले से, तो देखें तख्लीक़ का जो मेरा ख़्याल है, वैसे तो जो तख्लीक़कार है वो अपना एक वक्त मुतय्यन करते हैं, जो दिन का भी हो सकता है, रात का भी हो सकता है। लेकिन एक बात पे सभी इत्तेफ़ाक़ करते हैं कि जो रात ढलती है, तख्लीक़ के लिए जो साज़गार हालात हैं, जो वक्त है, जो कैफ़ियत है, वो ज़्यादा साज़गार मुवाफ़िक़ हो जाती है। उस फेज़ में दाखिल होने के लिए, उस तख्लीकी फ़ेज़ में दाखिल होने के लिए आपको उस दिन के बोझ को उतारना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अपने आप को हल्का फुल्का करना ज़रूरी है ताकि आप उसको अपने आप को ज़्यादा ताकत के साथ उसमें दाखिल कर सकें। बिल्कुल सही। तो शाम का वक्त जो है ये उस तैयारी का वक्त है कि आप उस फेज़ में दाखिल हों कि जब तख्लीक का अमल शुरू होता है और आप एक और तरह से अपने ज़हन की जो फ़ेलियत है उसको बरोए कार लाते हैं। अच्छा, अब ये तो मामला हो गया। और ये हमेशा से शाम नए आदमी के लिए क्या उसकी अहमियत है, जो सीखने वाला है या तालिब इल्म है या जो आगाज़ में नौ आमोज़ है, क्योंकि अभी तक जो बातें आपने फरमाई वो तो पुख्ताकार आदमी के लिए हैं। पुख्ताकार आदमी के लिए देखें, ये एक
अफसोस की बात है कि उस ज़माने का चलन ऐसा हुआ, कुछ हमारे मामूलात का मिजाज ऐसा बन गया और कुछ शहरों की साख्त ऐसी बन गई और हमारी ज़िंदगी का कुछ ऐसा तर्ज बन गया ऐसे कि जिसमें एलिनेशन गैर मामूली तौर पे दर आई। डर है, अच्छा, इसने क्या किया कि एक फासले पैदा कर दिए, जुड़त जो है वो जुड़त ख़त्म कर दी, और वो जो एक इंटरेक्शन है इंसान का इंसान के साथ मिलना, उसका लम्स लेना, और लम्स लेने से मुराद ये फिजिकल लम्स नहीं है, हाँ, लम्स लेने से उसके मुराद महसूस है उसके होने को महसूस सोबत करना, में, कंपनी में होना, ऐसे। आपस में गुफ्तगू करना, तबादला ख्याल करना, ये सब उसी लम्स का हिस्सा है। ये इसकी बड़ी अहमियत है अपने आप को समझने के लिए। बिल्कुल देखें, जब आपने अगर अपने आप को समझना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने आल दवाल को आप समझें। बिल्कुल जब तक आप अपने आल दवाल को नहीं समझेंगे, आप अपने आप को नहीं समझ सकते, और जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे, आप तख्लीकी अमल में जो आपका बहुत ही ज़ाती और आपकी ज़ात के अंदर किसी जगह पे हो रहा होता है, उसको आप नहीं समझ सकते। बिल्कुल वो जारी ही नहीं हो सकता जब तक आप वापस अपने अंदर उतरेंगे नहीं। कैसे तो वापस उतरने के लिए आपको जो बाहर एक बिखराव है, उसको सिमटाव की सूरत दे के वापस अपने अंदर नहीं लाएंगे। तो ये शाम की जो एक्टिविटी है, ये असल में उस बिखराव को ख़त्म कर, देखें वो एक आसन है ज्ञान का आसन, योगा में ज्ञान ध्यान का आसन। अच्छा, उसकी मिसाल वो ये देते हैं कि आपने एक जग भरा हुआ है पानी से, उसके अंदर रेत है, तो उसको आप हिलाएं तो वो रेत सारी पानी में बिखर जाती है, ठीक है। लेकिन जब आप उस जग को रख दें कुछ देर के लिए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ जाती है। तो ज्ञान ध्यान का जो अमल है, वो असल में आपके जो ख्यालात की रेत है जो बिखरी हुई अपने सारे दिमाग में, आपके वजूद में, वो उस ज्ञान ध्यान के अमल से वो नीचे बैठ जाती है, और आपका दिमाग जो है वो नए ख्यालात के लिए या निथर जाता है, निखर जाता है और नए ख्यालात के लिए उसमें गुंजाइश पैदा हो जाती है। क्या बात, शाम का अमल बिल्कुल ऐसा ही है, यानी गदलापन जो है वो ख़त्म हो जाता है, कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। क्या बात तो शाम की जो एक मुख्तलिफ एक्टिविटी है, वो सारे बिखराव को, उस रेत के जो ज़र्रे जो बिखरे हुए हैं, आपकी शख्सी के ज़र्रे जो बिखरे हुए हैं, उनको एक मरकज़, उनको मुर्तकज़ करने के लिए, उनको समेटने के लिए, उनको एक फोकस्ड सूरत में लाने के लिए, जो कि तख्लीक के लिए बहुत ज़रूरी है, वो शाम की जो एक्टिविटी। लेकिन अब ये एक्टिविटी जो है वो अब अदब में उसके असरात कैसे आए हैं? ये तो अदीबों पर है ना, यानी अदीबों ने इस काम को छोड़ा, कम किया, ये वो, तो उसके नतीजे में जो अदब पैदा हो रहा है, उसके मौज़ूआत में, उसके उसलूब में, उसके जो फैलाव, वसत या उसके जो ख़ुसूसियात होती हैं, आपको किस तरह की तब्दीली नज़र आती है कि उसकी वजह से क्या हो गया है? देखें, अदब में हुआ ये कि आप मैं सब सारे अदब की बात नहीं करता, लेकिन जो अदब ख़ास तौर पे इस तरह के मिजाज से पैदा हो रहा है, उसमें आप देखें नेचर गाइड है। बहुत अच्छा, ठीक है। अब नेचर से आपका ताल्लुक़ ही नहीं है। नेचर से मुराद क्या है? नेचर से मुराद ये सारा शोर भी है, हाँ, ट्रैफिक भी है, लोग भी हैं, दरख्त तो एक वैसे एक सिंबल बन जाता है, ऐसे लेकिन जब सब जो आपके बाहर का माहौल है, उससे आपकी जो एक बहुत क्लोज़ इंटीमेट जो इंटरेक्शन है, वो बहुत ज़रूरी है, उसको वो नहीं रही, ठीक है। अब आप एक इंडिविजुअलिज्म का एक ज़माना है, आप अपने अंदर सिमटे हुए हैं, तो आप जो बात करेंगे, अब देखिए वजूदियत का जो एक अदब पैदा हुआ, वो मेरे ख्याल में पहला एक बड़ा मोड़ था कि जब इंसान बाहर से अंदर की तरफ उसकी एक्टिविटीज़ मुंतकिल हुई, ठीक है। और पूरे यूरोप में एक इंडिविजुअलिज्म का दौरा हुआ, यहाँ भी यही है, और वजूदियत उसके असरात है पूरी दुनिया पर, हमारे यहाँ भी आए। वजूदियत का जो फ़लसफ़ा था, उसने जिन लोगों को मुतासर किया, उनमें मैं ख़ुद भी शामिल हूँ, हम भी इसको देखते हैं। लेकिन हम उस जनरेशन से हैं, मैं और आप भी, कि जिन्होंने उन लोगों के हमारी जो जुड़त बनती है, वापसगी बनती है, वो उस जनरेशन से है कि जिन्होंने अपना ताल्लुक़ अपने बाहर की दुनिया से नहीं तोड़ा था। देखिए, आप बात चाहे दुनिया की कर रहे हैं, चाहे अपने ज़ात के किसी अंदर की किसी घुमनगिरी की या उलझाव की बात कर रहे हैं,
हर दो सूरत में ज़रूरी है कि आपका बैकग्राउंड क्या बनता है। मसलन अगर मैं एक फ़र्द की बात करता हूँ और मैं उस माशरे को नहीं समझ रहा जिसमें वो फ़र्द एक्ट कर रहा है, तो मैं उस फ़र्द को कभी भी उसकी अंदरूनी परतों में जाकर नहीं समझ सकता, ना बयान कर सकता। सो खाली फ़र्द को जानने के लिए ज़रूरी है कि उसकी पूरी जो उसका असर है उसको जाना जाए। तो अब हम जो बात कर रहे हैं शाम की एक्टिविटी की, अब देखें वो कहते हैं कि शाम की एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है आपका ये बेकार बैठना भी और आपकी एक आवारगी भी। ठीक है। आवारगी जो है उसमें मुझे याद आ रहा है कि जो यूनानी जो कहा करते थे कि इल्म हासिल करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, उसमें एक मुताला है, एक गौर फ़िक्र है, और तीसरा जो वो कहते थे वो आवारगी है। अच्छा, उसमें वो आवारगी को ज़रा थोड़ा मुनज़्ज़म अंदाज में बयान करते थे, उसमें वो सफ़र को कहते थे। ठीक है कि ट्रैवल जो है वो लेकिन ट्रैवल के लिए भी जैसा देखें, मतलब आप कहीं जाने के लिए सफ़र में नहीं है, सब सिर्फ सफ़र करने के लिए, सफ़र करने के लिए। बिल्कुल। अब देखें मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ रहा था, सादिक शराज़ी के बारे में। तो सादिक शराज़ी जब बगदाद में थे, पढ़ रहे थे, तो वो अपने उस पढ़ने के दौरान ही उनकी जो 2 हैसियतें थीं वो बहुत मारूफ हो गई, एक बतौर शायर और एक बतौर ख़तीब। ठीक है। और उस दौर में जो बड़े आला पेशे समझे जाते थे वही 2 ही थे। बिल्कुल है कि या तो आप ख़तीब बन जाएं और या फिर आप शायर बन के दरबार से जुड़ जाएं। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने तालीम मुकम्मल की तो उनके सामने ये दोनों रास्ते थे, और यानी जैसे आज की ज़ुबान में कामयाबी कहा जा सकता है, दोनों रास्ते उसके दरवाजे पर दोनों में इम्कानात थे। ऐसे दोनों ही की हवाले से उनके पास यकीनन पेशकशें भी होंगी। जी कि आप हमारे साथ जो ऐसे इसमें आ जाएं या इस इदारे से वाबस्ता हो जाए, लेकिन बड़े आदमी थे, नाबगा थे ऐसे। तो उन्होंने क्या किया, उससे भी बड़ा सोचा। उन्होंने गठरी बनाई, एक डंडा सा लिया, वो यहाँ पे रखा, गठरी उसमें परोई और वो सफ़र पर निकल गए। और वो कहते हैं कि 30 साल या 43 साल वो जनाब सफ़र करते रहे और उन्होंने कहीं पहुँचना नहीं था, ऐसे बस घूमते रहे, ऐसे मुशाहिदा किया, मुशाहिदा करते ज़िंदगी रहे को देखा। और उसमें उन्होंने, ये कोई आरामदेह सफ़र भी नहीं था। वो कितनी बार कैद हुए और बड़ी सोबतें बर्दाश्त की उन्होंने, और बहुत गुर्बत के ज़माने भी उन्होंने देखे, लेकिन वो उन्होंने चूज़ किया ये। वो भी ख़तीब बन के बड़ा नाम कमा सकते थे, बड़ा जुब्बा दस्तार पहन के बड़ी आसाइश ज़िंदगी गुजार सकते थे। दरबारी शायर बन जाते तो बहुत मराहत हासिल करते, बहुत इनामात हासिल करते, लेकिन उन्होंने दोनों को त्याग दिया। और यही वजह कि आज शादी, और फिर वापस आकर वहाँ बैठकर जो कुछ लिखा, अब वो मतलब यानी गैर रस्मी एक निसाब है, सिर्फ ज़िंदगी का भी, तालीम का भी, और पूरी हमारी तहजीब जो है उन किताबों से रोशनी लेती है। भी देखें ना, वो इतना बड़ा आफ्ताब है अदब का कि उनकी रोशनी ना सिर्फ फ़ारसी अदब वाले ऐसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, बल्कि वो तमाम ज़बानों के जहाँ पर तर्जुमा होके जाते हैं वहाँ भी आज भी उनकी जो दानिश है, उनकी जो फ़नी कमाल है, उससे लोग आलमी सतह पर उसकी पज़ीराई है, उससे इस्तिफ़ादा अभी तक उनके जो इस्तिफ़ादे की सूरतें हैं वो उनमें से कम नहीं हुई, लोग इसमें से कर रहे हैं। तो ये आवारगी, शाम का बैठना, ये सब तख्लीक के लिए आप समझ लें कि ये उसकी वो बुनियादी खाद डालना, ज़मीन तैयार करना, पनीरी लगाना, ये सारे वो अमल हैं। एक और भी बात अगर देखें, आपने बात की उसके नेचर के जो मौज़ूआत हैं उनके कम होने की और इस तरह की, और मतलब लिसानी हवाले से भी उसकी बहुत अहमियत है कि अदीब जब गैर रस्मी अंदाज में बैठ के गुफ्तगू करते हैं तो अदीब की गैर रस्मी गुफ्तगू में यकीनन कॉइनेज लफ्ज़ों की, नए एक्सप्रेशंस की, बेशक वो मजाक में करे या स्लैंग में करे, तो उससे कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ सकती हैं जिनको आगे चल के तख्लीकी सतह पे उसको इस्तेमाल किया जा सके। यानी कहने का मतलब है कि आप एक गैर रस्मी एक्टिविटी में बेशक बैठे हैं, लेकिन हैं तो अदब लिखने वाले, अदब पढ़ने वाले, तो आप चीज़ों को ज़्यादा यानी खुले अंदाज में इस्तेमाल करने का एक सलीका, तरीका, ट्रायल के तौर पर उसमें ये चीज़ें भी उसमें शामिल हैं। जो अदब फहमी है ना, वो इस गैर अदबी, गैर रस्मी नशिस्त के बगैर मुमकिन नहीं। बिल्कुल सही। ये एक पैकेज होता है। मसलन आप कहते हैं, हम बात कर रहे हैं तालीम के हवाले से,
तो तालीम तो आप किताब पढ़ के भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन जो जामियात हैं, जो तालीमी दरसगाहें हैं, वहाँ पे जो एक पूरा एटमॉस्फेयर होती है, फ़ज़ा होती है, उस पे तालिब इल्म की एक मुख्तलिफ़ तरह की सरगर्मी होती है। बिल्कुल सही। तालिब इल्मों का आपस में इंटरेक्शन होता है, उनकी जो गैर निसाबी सरगर्मी होती है, ये सब मिल के उसकी तालीम करते हैं। बिल्कुल सही। और सिर्फ एक शख्स को आप ऑनलाइन बिठा के तालीम दे दें, और एक शख्स जो है जिसने किसी स्कूल में दरसगाह में जाके तालीम हासिल की है, उसके फ़हम में फ़र्क होता है। बिल्कुल ऐसे। सो तालीम का मतलब सिर्फ दरसगाह गूगलाई मालूमात फराहम करना नहीं है, ऐसे। वो तो आप गूगल से ही मिल जाती ऐसे है। ऐसे। किसी भी शख्स को किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, गूगल से मिल जाती है। सो जो वो एक फ़हम है उस इल्म के हवाले से, इंसान के हवाले से, कायनात के हवाले से, और ख़ुद आपकी अपनी ज़ात के हवाले से, और ज़िंदगी के साथ उसकी जो डायरेक्ट जुड़त है उसके हवाले से वो मुमकिन नहीं है अगर आप इसको ये जो गैर निसाबी जो एक एक्टिविटी है उसको माइनस करें। मैं एक और बात करूँगा, मैं उसको आखिरी बात करना चाह रहा था कि एक दिन है और एक रात है, ये 2 दिन है असल में, 2 मुख्तलिफ तरह के कैफियत हैं, उनके दरमियान में शाम का वक्त है। क्या बात। तो शाम अगर आप बेहतर गुजार लेते हैं, तो आप फिर रात को कोई ताकत के साथ गुजार सकेंगे, और जिसने रात अच्छी गुजार ली उसका दिन भी अच्छा गुजरा। क्या बात। सो पूरी ज़िंदगी का दायरा कार वो इसी तरह से कि आप एक जुज़ को माइनस करके या उसको कमतर तरीके से गुजार कर अगले जुज़ को बेहतर तरीके से गुजारने की अगर आप तवक्को करते हैं, तो ये मेरे ख्याल में एक कार्य अबस है, तो ये मुमकिन है ऐसे। सो इसी तरह अदब को अगर आप इस तरह की गैर अदबी, गैर निसाबी नशिस्तों के बगैर, आवारगी के बगैर, और इस तरह की आप इसे कुछ भी नाम दे दें, जो इस तरह गुफ्तगू है, उसके बगैर अदब का फ़हम मुमकिन ही नहीं है ऐसे, वरना किताबी इल्म तक मामला रह जाएगा, और वो तो मालूमात होती है, और वो फिर प्रोडक्शन भी जो है वो मालूमात, यानी जो अदब बनेगा उसके नतीजे में वो भी उसी तरह से, वो भी ऐसे ही है, उतलेपन का शिकार होगा, सतही होगा और यकतरफा होगा। बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब, आपने बहुत तफसील के साथ, और ऐसी जो निकात हैं, वो ऐसे निकात उसके सामने हमारे आए जो जब हमने बात शुरू की थी उस वक्त हमारे जहन में नहीं थे। तो इसका मतलब है कि ये भी गैर रस्मी ही हुआ, ये और ये बात करने के लिए ये जो जगह है ये जो हमने चुनी है, ये भी मेरे ख्याल में इसको तकवीत फराहम करेगी कि, और बाकी ये भी इस जगह का फैज़ान, और इस मौजू के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती थी। ये आपके स्टूडियो में अगर होती बात तो शायद उसकी तासीर में फ़र्क। मैंने ये सोचा कि आज चूँकि हमने ऐसे मौजू पर बात करनी है, तो ऐसी जगह पर बैठ कर, बारिश हो रही है, जी हाँ, अच्छा मौसम है, मौसम अच्छा है, और खुशगवार मौसम में गुफ्तगू हो रही है। तो बहुत शुक्रिया जनाब। उम्मीद है हमारे दोस्तों को यहाँ हमारा बैठना और ये बातें करना पसंद आया होगा।